राम राम गाइस, वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जहाँ पे मैं हार्ट साउंड्स की बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगा दैट वुड बी पहला तो बेसिक फिजियोलॉजी दैट इज कार्डियक साइकिल, फिर हम बात करेंगे लो पिच वर्सेस हाई पिच हार्ट साउंड्स, और फिर जो हमारे एग्जामिनर का हॉट फेवरेट है, चाहे वो नीट पीजी की बात करें या एफएमजी की, तो वो हमेशा पेरिकार्डियल शडर विच इज एन ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस के बारे में पूछता है। उसको कंपेयर करवाता है फिर ट्यूमर प्लग साउंड के साथ में विच इज अ फाइंडिंग ऑफ एट्रल मिक्सोमा। तो थोड़ा और डिटेल में इन सारे एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे विद रैशनल कि क्यों ये हार्ट साउंड्स अपीयर होती हैं और उनको कैसे याद रखना है। पहले मैं आपको बेसिक फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट्स बताता हूँ कार्डियक साइकिल की, जिसमें मैं टोटल मिला के 5 लाइन डायग्राम आपको समझाऊंगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पेपर पेंसिल से इसको खुद को ड्रॉ कर लें मेरे साथ में, तो थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली बेटर हो जाएगी। और अब हम ये पहले दोनों लाइन डायग्राम्स को पहले कंसिडर करते हैं। जो ये लाइन डायग्राम है इसमें मैं शो कर रहा हूँ फिलहाल कि एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग विद फोर्स। तो इसमें वेंट्रिकल्स की फिलिंग चालू हो जाएगी और आपको हेमोडायनेमिकली ये मालूम होना चाहिए कि जो तकरीबन 30% फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान होती है। अब यहाँ पे आपकी क्वेश्चन होगा कि सर इसको जानने का क्या फ़ायदा कि भाई 30% फिलिंग अगर एट्रियल सिस्टोल में होती है, तो भाई इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज अगर किसी पेशेंट को एरिथमिया हो जाए जिसका नाम होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होते ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ट्विच करेंगे, और ट्विच करेंगे तो फिर ये पावर जनरेट नहीं होगी। और पावर जनरेट नहीं होगी तो 30% अगर इनपुट कम हो गया हार्ट के वेंट्रिकल्स के अंदर, तो 30% आउटपुट भी कम हो जाएगा, मतलब बीपी फॉल कर जाएगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन सबसे कॉमन देखने वाला या सबसे कॉमन मिलने वाला टैकीरिथमिया है। और उसमें 30% बीपी तो इसी वजह से फॉल कर जाता है बिकॉज द इनपुट विल बी लेस एंड आउटपुट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि एट्रिया आप कॉन्ट्रैक्ट ना करके ट्विच कर रहा है। अब अगर एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नॉर्मल तरीके से और 30% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की, तो इसके बाद में एट्रिया को रिलैक्स ही तो करना है भाई। एक बार काम कर दिया तो भाई अब रिलैक्स करेंगे। तो जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं तो प्रेशर जो होता है एट्रिया के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्राइकिस्पिड और माइट्रल वाल्व है उसको मैंने क्लोज होते हुए दिखाया है। और क्योंकि यहाँ पे माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वाल्व क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्ट साउंड यहाँ पे क्रिएट होती है उसको बोलते हैं S1। आपने फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव से याद करना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब मिलती है। तो आपका आंसर होगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल का क्लोजर है, इट इज हर्ड और इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल। क्योंकि देखो कोई भी इवेंट जब खत्म हो रही है तो उसके बाद में मैंने बोला कि माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल का क्लोजर हो गया, तो एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रेजेंट है। और अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि एज इफ नो ब्लड इज कमिंग इन द हार्ट, नो ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट। तो ऐसा लाइन डायग्राम जिसमें आप देख रहे हैं नो ब्लड इज कमिंग इन, नो ब्लड इज गोइंग आउट, इसको हम फिजियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये कि वेंट्रिकल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया। आपसे कुछ मिली सेकंड के बाद में जब प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो अब मैं चाहता हूं कि आप सेकेंड और थर्ड डायग्राम को कंपैरिजन मोड में रखें जिनको मैंने जूमिंग किया है। तो पहले तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है पहले से ज़्यादा हो गया। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने ये दिखाया कि यहाँ पे जो ट्राइकिस्पिड वाल्व है और माइट्रल वाल्व है वो स्लाइटली अपवर्ड बल्ज कर रहा है। वो बल्ज मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और साथ में एक इवेंट बड़ी करेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो यहाँ पे कि एयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व अब खुल गए हैं, जिसकी वजह से 80 ml ब्लड एयोटा में और 80 ml ब्लड पल्मरी आर्टरी में जाएगा। दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इक्वलेंट अमाउंट ऑफ पावर से, जिससे प्रॉपर कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो सके। और क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स फोर्स जनरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स ओपन कर रहे हैं, सो आई आल्सो वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग हियर जिसका नाम है इजेक्शन क्लिक। देखिए ट्रेडिशनली तो इजेक्शन क्लिक हम पढ़ते हैं वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ में, क्योंकि वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में रास्ता अगर नैरो हो जाएगा तो वेंट्रिकल ज्यादा जोर से रास्ता बंद है तो वेंट्रिकल ज्यादा जोर लगाएंगे, वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। तो ज्यादा जोर लगाएंगे तो इन वैल्व्स की खुलने की आवाज ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। लेकिन इजेक्शन क्लिक जो है वो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में तो मिलता ही है, लेकिन इवन नॉर्मल इंडिविजुअल में भी सुनाई दे सकता है। ऐसा हैरिसन जो मेन टेक्स्ट बुक है हमारी बोलती है कि ejection click is heard in aortic stenosis but can be heard in normal people also, and that is why हमारे एग्जाम में भी उसने पूछा कि फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद में क्या मिलेगा। तो आपने S2 नहीं बोलना है, आपका आंसर होगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद में इजेक्शन क्लिक मिलता है। और इजेक्शन क्लिक में होता क्या है, तो एओर्टिक और पल्मोनिक वेल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से 80 ml ब्लड आयोटा और 80 ml ब्लड पल्मरी आर्टरी में जाता है। अब कुछ सेकंड के लिए आपने नोट नहीं करना, मेरा पॉइंट पहले सुनना है। आप इमेजिन करो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में डैमेज हो गया तो 80 ml की जगह पे 79 ml ब्लड बाहर जा रहा है। सिर्फ 1 ml कम, सिर्फ 1 ml कम। अगर 1 ml ब्लड कम बाहर जाएगा
तो 1 ml एक्स्ट्रा जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो हार्ट अटैक हुआ, एमआई हुआ पेशेंट को, लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 ml लेस ब्लड बाहर जा रहा है। तो अगर कम ब्लड बाहर जाएगा तो फिर ब्लड 1 ml एक्स्ट्रा लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाएगा। अगर 1 ml एक्स्ट्रा रह जाएगा एक बीट में, तो अगर हार्ट 1 मिनट में 60 बार बीट कर रहा है तो 60 ml एक्स्ट्रा ब्लड रह जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर 1 मिनट में 60 ml रह जाएगा तो 10 मिनट में 600 ml हो जाएगा। आप खुद सोचो, क्या 600 ml ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट कर सकता है? इतनी तो जगह ही नहीं है ना। तो वो कहाँ एक्यूमुलेट करेगा? लंग्स में। और लंग्स में एक्यूमुलेट करने की वजह से उससे पल्मरी एडीमा हो जाता है। तो जब भी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ेंगे आगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा कि ब्लड अगर हार्ट से बाहर कम जाएगा तो सारा ब्लड तो यही वेंट्रिकल्स में रहना शुरू हो जाएगा ना। मैंने तो बोला सिर्फ 1 ml एक्स्ट्रा एक बीट में, और 60 अगर 60 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तो 60 ml एक्स्ट्रा, तो 10 मिनट के अंदर वो 600 ml, तो 600 ml की तो जगह ही नहीं है, तो लंग्स में एक्यूमुलेशन होती है। तभी पिंक फ्रॉथी स्पूटम या पल्मरी एडीमा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और थोपनिया जैसी चीजें हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ रहे होते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको बोला कि सिर्फ 1 ml कम है तो 10 मिनट में आदमी खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी को एमआई के बाद में डैमेज ज्यादा हुआ तो द पर्सन कैन डाई इवन मच मोर फास्टर। सो दोनों वेंट्रिकल्स की जो बीटिंग है वो एक साथ होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ पावर से होती है। अगर 1 ml का भी डिफरेंस हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अब हमारे पेशेंट के हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब उसका काम है कि भाई मैं रिलैक्स करूंगा क्योंकि मैं मेहनत कर चुका हूँ। तो अगर आप ये तीसरे और चौथे डायग्राम को कंपेयर करते हो तो आप नोटिस करोगे कि जो थर्ड डायग्राम मैंने दिखाया उसमें तो एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स अपना काम पूरा कर देंगे तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व यहाँ पर क्लोज कर जाएंगे। और इनके क्लोज होने की वजह से यहाँ पे जो आवाज क्रिएट होती है दैट वुड बी प्रेजेंस ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि S1 के बाद क्या आता है तो आपने इजेक्शन क्लिक आंसर करना है, सीधा S2 नहीं बोलना है। ऑब्वियसली बाद में S2 भी आएगी, लेकिन इट इज S1, फिर इजेक्शन क्लिक और फिर S2। और वही कार्डियक साइकिल के इवेंट को ये सुनना चाहता है। अब जब ब्लड वापस हार्ट में आना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें हार्ट इज बिगिनिंग टू रिलैक्स नाउ, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में यू कैन सी वेनस रिटर्न चालू हो गया है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। लंग्स का ब्लड लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो गया, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। लेकिन अभी इस ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स में जाने की परमिशन नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि फिलहाल चौथे डायग्राम में माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल्व क्लोज्ड हैं। लेकिन आप इसके अगले डायग्राम में देखिए कि जो मैंने लास्ट डायग्राम यहाँ पे अभी फोकस किया आपकी स्क्रीन में, उसमें आप नोटिस करेंगे कि अभी ट्राइकिस्पिड और माइट्रल वेल्व खुल गए हैं। जैसे ही ये खुलते हैं तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। तो जो 70% फिलिंग ऑफ ब्लड होती है वो ड्यूरिंग द फेज ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। यहाँ पे मैंने जो लाइन डायग्राम आपको दिखाया है, ये जो लास्ट वाला डायग्राम है, इसको फिजियोलॉजी की भाषा में हम रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग बोलेंगे। तो फिजियो में हमने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमम फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? आंसर है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। और ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग तभी पॉसिबल है जब कौन से वेल्व खुल जाएंगे? तो माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल्व खुल जाएंगे, और इनकी जो खुलने की आवाज होती है, इनकी जो खुलने की आवाज होती है उसके खुलने की आवाज को हम टेक्निकली बोलेंगे ओपनिंग स्नैप। तो आपको ये सीक्वेंस याद करनी है कि भाई S2 के बाद में क्या आता है। S2 इज इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर होगा, ये वाला डायग्राम में मैंने पहले लिखा नहीं बिकॉज ये डायग्राम तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होगा आयोटिक और पल्मोनिक वेल्व बंद कर जाएंगे। अब बारी है ब्लड को हार्ट में एंटर करने की, लेकिन वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच रहा। वो वेंट्रिकल्स तक पहुंचेगा तभी मेन कार्डियक आउटपुट जनरेट होगा। तो 30% फिलिंग तो एट्रियल सिस्टोल में होती है, जो बची हुई 70% होती है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में होती है। और इस टाइम पे जो इवेंट क्रिएट हुई है उसका नाम है ओपनिंग स्नैप, जो कि माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल्व का ओपनिंग है। तो आपको सीक्वेंस याद करनी है S1 इजेक्शन क्लिक, S2 ओपनिंग स्नैप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, S1 इजेक्शन क्लिक, S2 ओपनिंग स्नैप। और ये आपके लिए परमानेंट मेमोरी बन जाए, इसलिए अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। इस हॉरिजॉन्टल डायग्राम में सबसे पहले तो आपने नोटिस करना है कि जो S1 और S2 के बीच की जगह है उसको मैंने सिस्टोल मार्क किया हुआ है। तो भाई ऐसा सिंपल ही नहीं कि मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ कि S1 और S2 के पीरियड को सिस्टोल बोलते हैं। भाई देखो ना, S1 के बाद यहाँ जो आवाज आती है उसका नाम होता है इजेक्शन क्लिक। वो इजेक्शन क्लिक में इंग्लिश वर्ड पे फोकस करो, मतलब ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट, तो एओर्टिक और पल्मोनिक वेल्व खुल रहे होंगे ना। तो 80-80 ml ब्लड दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज ड्यूरिंग सिस्टोल ओनली। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे बोला कि पीरियड बिटवीन S1 और S2 को हम सिस्टोल बोलते हैं। और S1 के बाद कौन सी हार्ट साउंड आती है? तो आपका आंसर होगा इजेक्शन क्लिक। एक बार वेंट्रिकल्स ने अपना काम पूरा कर दिया तो फिर अयोर्टिक और पल्मोनिक वेल्व बंद करना शुरू कर देते हैं। अयोर्टिक और पल्मोनिक वेल्व जब क्लोज होते हैं तो दोनों एक साथ बंद नहीं होते, दोनों के बीच में गैप होता है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड।
और वो जो स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड होती है, इसमें जो गैप होता है वो तकरीबन 30 मिलीसेकंड का होता है, जो कि स्टेथोस्कोप पे और केयरफुल ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देता है। तो देयरफॉर मैसेज यहाँ पे ये है कि जो सेकंड हार्ट साउंड के 2 कंपोनेंट्स हैं, वो है अयोर्टिक वाल्व का क्लोजर और पल्मोनिक वाल्व का क्लोजर, और दोनों के बीच में एक एप्रिशिएबल स्प्लिट सुनाई देता है। ये स्प्लिट बेटर सुनाई देता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंस्पिरेशन, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये स्प्लिट कम हो जाए तो हम उसे नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड बोलेंगे। अगर वो बढ़ जाए तो उसको हम वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड बोलेंगे। तो इसके जो आगे वाले वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कंडीशंस पढ़ाई हैं, जहाँ पे नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड होता है, वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड होता है। लेकिन अभी फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव से अपने याद रखना है कि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व एक साथ बंद नहीं होते, दोनों के बीच में 30 मिलीसेकंड का टाइम लैग है। दूसरा कंसेप्ट जो आपने याद करना है यहाँ पे वो ये है कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर होगा, वेंट्रिकल्स ने अपना काम पूरा कर दिया, अब वो वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन मोड में जाने वाले हैं, तो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व भी बंद होना शुरू हो जाएंगे। अब वो बंद होने में कुछ मिलीसेकंड का टाइम लैग तो लगेगा भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि सिस्टोल ओवर हुआ एकदम से बंद हो गया। भाई सिस्टोल वाल्व को पूरा अपना रेंज ऑफ मोशन पूरा करना होता है, तो जब वो वाल्व्स बंद होंगे कुछ मिलीसेकंड का जो टाइम लैग लगता है वो रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से और स्टार मार्क से हाईलाइट किया है। इसको फिजियोलॉजी में द पीरियड राइट एट द एंड ऑफ सिस्टोल, और जहाँ पे डायस्टोल चालू होता है, तो जो डायस्टोल का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। और अगर वो फिजियो में बोले कि प्रोटोडायस्टोल का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे एंड ऑफ सिस्टोल एंड पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ सिस्टोल एंड क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टोल तो खत्म हो गया, रेड में मार्किंग है। जहां पे सिस्टोल खत्म हुआ और एओर्टिक वाल्व बंद होना चालू हुआ, तो बंद होने में कुछ सेकंड लगने वाले हैं, कुछ मिली सेकंड लगने वाले हैं, तो प्रोटोडायस्टोल। उसके बाद वाला जो एरिया है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दैट वुड बी फ्रॉम ए टू टू ओपनिंग स्नैप, क्योंकि ये जो रेड वाली मार्किंग है वो तो मैंने अभी समझा ही था आपको कि भी S2 के बाद में कौन सी वाली साउंड आती है। तो S2 के बाद में जो साउंड प्रेजेंट होती है जो अभी यहाँ पे मार्क करी गई है, इनफैक्ट इसको भी मैं ब्लू कलर से मार्किंग करता हूँ ताकि यूनिफॉर्मिटी रहेगी हमारे मार्किंग्स में। ये जो करंट मैंने वर्टिकल रेड लाइन दिखाई है, लेकिन उसका डेटा मैं आपको ब्लू से बता रहा हूँ। दिस वुड बी रेफर टू एज ओपनिंग स्नैप, जो कि माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वाल्व की ओपनिंग है। अब जानने की इंपॉर्टेंस ये है कि जो A2 से लेके ओपनिंग स्नैप वाला हिस्सा है, जिसको मैंने डबल स्टार मार्क से मार्किंग करी है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो फिजियोलॉजी वाले टर्म यूज करते हैं वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। डायग्राम तो मैंने IBR का वो बना के दिखाया ही था कि वो भी ब्लड एंटर करना वापस शुरू कर दिया है हार्ट में, लेकिन टेक्निकली ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, तो आप बोलोगे जी इट स्टार्ट्स फ्रॉम A2 एंड एंड्स एट जब माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट होता है, A2 बंद होना शुरू हो गया, और उस टाइम पे जब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व बंद हो रहे थे तो माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वाल्व उसके कुछ मिली सेकंड बाद खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो फिलिंग हो रही है। तो उस एरिया को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। फिर जो मैंने डॉटेड में दिखाया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, और इस रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड हमें सुनाई दे सकती है, जिसका नाम है थर्ड हार्ट साउंड। तभी थर्ड हार्ट साउंड का दूसरा नाम होता है वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। उसके बाद में जो एरिया मैंने अभी दिखाया है उसमें ऐसा लगता है जैसे हार्ट बिल्कुल स्टैंड स्टिल, मतलब बिल्कुल मोशन जैसे बंदी हो गई है, क्योंकि ये आपको फिजियोलॉजी में पूछेगा कि कौन सी फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में हार्ट की मूवमेंट मिनिमल होती है। कि मैंने बोला हार्ट स्टैंड स्टिल जैसा लग रहा है, ऑब्वियसली हार्ट कभी रुकता नहीं है, बट पॉइंट है कि इट इज लाइक द लीस्ट मूवमेंट ऑफ द हार्ट वुड बी प्रेजेंट इन द फेज ऑफ डायस्टसिस, जो कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद में है। और जो लास्ट वाला एरिया दिखाया गया है यहाँ पे रेड में, वहां से मैंने डिस्कशन चालू किया था कि 30% जो फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स होती है वो ड्यूरिंग द फेज ऑफ एट्रल सिस्टोल है। तो आपने नोटिस किया कि फिजियोलॉजी में एट्रल सिस्टोल कब होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ डायस्टोल। आप यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है जिसको मैं अभी मार्कआउट कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया डायस्टोल का है, लेकिन डायस्टोल को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में मेरे साथ प्रैक्टिस करें। और लाइन डायग्राम तभी बनवा रहा था। A2 से लेके जो स्टार्टिंग वाला एरिया पहले तो आएगा कि फ्रॉम द एंड ऑफ सिस्टोल अप टू A2, तो एंड ऑफ सिस्टोल से A2 वाला जो एरिया वो तो हो गया आपका प्रोटोडायस्टोल जहाँ सिंगल स्टार लगा हुआ है। फिर उसके बाद में A2, अब A2 से आगे जाएंगे ओपनिंग स्नैप तक, उसको बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर डायस्टोसिस और फिर एट्रल सिस्टोल। डायस्टोल को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है। फिजियो वाले सर ने तो बताया ही होगा, बट मैंने भी आपको प्रैक्टिस कराई। प्रोटोडायस्टोल, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, डायस्टोसिस और एट्रल सिस्टोल। ये सारे इवेंट्स आपके माइंड में छपे हुए होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन कौन सी इवेंट कहाँ पे शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके माइंड में क्या क्या डेटा इंप्रिंट हो जाना चाहिए, मैं वो क्विक बोलता हूँ 30 सेकंड में क्विक रिविजन। S1 के बाद क्या आता है, इजेक्शन क्लिक।
S2 के बाद में क्या आता है, ओपनिंग स्नैप। अगर नहीं याद हुआ तो ये लाइन डायग्राम फिर से देख लेना जो मैंने बोले थे। S1 के बाद में इजेक्शन क्लिक, S2 के बाद में ओपनिंग स्नैप। मैंने आपको ड्रॉ रैशनल के साथ बताया ना यार कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टिक पल्मोनिकल खुलेगा तो इजेक्शन क्लिक, माइट्रल ट्राइकुस्पिड वाल्व खुलेगा तो ओपनिंग स्नैप। तो S1 के बाद में क्या आता है, S2 के बाद में क्या आता है, ये पहले हमने प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने डायस्टोल को 5 भाग में डिवाइड किया और मैंने जो ग्रीन से भी मार्किंग करी है वो है थर्ड हार्ट साउंड की। तो थर्ड हार्ट साउंड को बहुत बारी आप देखोगे एमसीक्यूज में लिखा होता है वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, S3 को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। और वैसे ही जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान आ रही थी, तो इस वजह से उसको बोल देगा एट्रियल गैलप रिदम। एंड जस्ट टू सी कि आप मुझे समझे या नहीं समझे, मैं एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक्चुअली एफएमजी एग्जाम का क्वेश्चन था कि विच हार्ट साउंड इज प्रेजेंट बिफोर S1, विच हार्ट साउंड इज प्रेजेंट बिफोर S1। तो आप डायग्राम देख के भी बोल सकते हैं कि कौन सी हार्ट साउंड S1 से पहले आती है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्थ हार्ट साउंड। डू यू हियर S4 नॉर्मली, नहीं ना, S4 नॉर्मल तो नहीं होती है, वो तो यार एबनॉर्मल होती है। उसकी कंडीशंस भी आगे पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ पे मिलती है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में वो कार्डियक साइकिल आपसे सुनना चाहता है, तो मैसेज यहाँ पर इस टाइम पे ये है कि फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो एक नॉर्मल साउंड नहीं है, लेकिन उसने पूछा विच इज प्रेजेंट राइट बिफोर S1, और क्वेश्चन की जो भाषा थी वो इस प्रकार से थी। The language of the question was which of the following is a pre-systolic heart sound। तो देखो एग्जामिनर ने वहां पे ये भी देख लिया कि भाई आपको ये मालूम है कि नहीं कि सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल होता है S1 और S2। जो सिस्टोल होता है वो होता है S1 और S2। तो वो देखना चाहता है कि भाई आपको पता है कि S1 से पहले कौन सी हार्ट साउंड होगी, दैट इज S4। मैं पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने तो हिंदी में आसान कर दिया था ना, कौन सी हार्ट साउंड S1 से पहले सुनाई देती है, तो S4 सुनाई देती है। और एग्जाम में वो टेक्निकल पूछा प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड दैट इज फोर्थ हार्ट साउंड। और इस टाइम पे आपको अब याद करना है कि जो हार्ट साउंड मैंने ग्रीन से मार्कआउट करी है, एक थर्ड हार्ट साउंड, एक फोर्थ हार्ट साउंड, ये जो हार्ट साउंड्स होती हैं ये स्टेथोस्कोप की जो छोटी वाली साइड होती है उससे सुनाई देती है। जो स्टेथोस्कोप की बड़ी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इज यूज फॉर हाई पिच हार्ट साउंड्स। लेकिन स्टेथोस्कोप की जो छोटी वाली साइड होती है जिसमें होल भी दिखाई दे रहा होता है, जिसको हम बेल बोलते हैं, उस बेल से हम टोटल मिला के 3 लो पिच हार्ट साउंड सुन सकते हैं, जिनमें से 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। जो इसकी तीसरी वाली है उसको मैं आगे आपको लाइन डायग्राम बना के बताऊंगा, दैट इज ट्यूमर क्लब साउंड। ये एक बिनाइन ट्यूमर ऑफ द हार्ट एट्रियल मिक्सोमा के साथ में मिलती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैसेज ये है कि द क्वेश्चन विल से ऑल द फॉलोइंग आर लो पिच हार्ट साउंड्स एक्सेप्ट। तो आपने वो एक्सेप्ट में ये 3 तो हो ही गए, जो भी चौथा होगा उसको आपने आंसर कर देना है, क्योंकि 3 ही लो पिच हार्ट साउंड है। बाकी सारी मैं बोलूं या ना बोलूं बाय डिफॉल्ट, बाकी आगे जो भी डिस्कशन होगा उसमें बोलूं या ना बोलूं, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर रहेगा कि टोटल मिला के 3 लो पिच हार्ट साउंड है, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड और ट्यूमर क्लब साउंड। एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जिसमें वो क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे लो पिच मरमर। तो आप बोलोगे सर ये भी तो आवाज ही है ना, मरमर भी तो साउंड ही है, तो इसको पहले बता देते। तो भाई मरमर तो टर्बुलेंस की वजह से होता है। मान लो वाल्व डिफेक्टिव हो गया, रीगर्जिटेशन, या फिर वाल्व का ओरिफिस छोटा हो गया, स्टेनोसिस, तो मरमर हार्ट साउंड तो नहीं है ना। मतलब आवाज इंग्लिश में तो आवाज है, वो साउंड तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो टर्बुलेंस इन द हार्ट ड्यू टू इधर वाल्व की ओपनिंग छोटी हो गई, या ब्लड क्रॉस लीक कर रहा है, माइट्रल रिगर्जिटेशन, जैसे कि एलवी का ब्लड एलए में आ रहा है। तो लो पिच मरमर जो आपको याद करना है वो है माइट्रल स्टेनोसिस का मिड डायस्टोलिक मरमर। तो आगे मैंने अलग से एक वीडियो पूरा मरमर्स के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हर एक वैल्वुलर रीजन का इंडिविजुअली मैंने लाइन डायग्राम बना के मरमर बताया है। लेकिन अभी के लिए थ्योरी वाइज आपने क्या याद करना है, आपको टोटल मिला के 3 कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम पे क्लैरिटी होनी चाहिए ओवर एंड अबव द फिजियोलॉजी जो मैंने डिस्कस की। क्वेश्चंस क्या क्या आने चाहिए, पहला बोलेगा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री सिस्टोलिक हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड। अगर बोलता है लो पिच हार्ट साउंड हर्ड विद अ बेल आर ऑल एक्सेप्ट, तो S3 S4 एंड ट्यूमर क्लब साउंड इसको छोड़ के जो भी चौथा होगा उसको मार्क कर देना। एंड लास्टली मैंने बोला कि लो पिच मरमर की बात करता है तो फिर माइट्रल स्टेनोसिस का जो मिड डायस्टोलिक मरमर होता है जो अलग से कवर्ड है, दैट वुड बी आल्सो कॉल्ड एज अ लो पिच मरमर। तो टोटल मिला के मैंने 3 आवाजें ऐसी बताई हैं जो लो पिच है, जिनमें से एक को मरमर में क्लासिफाई कर रहे हैं और बाकी को हम हार्ट साउंड्स में कंसिडर कर रहे हैं। और जो ट्यूमर क्लब साउंड होती है उसकी मैं लाइन डायग्राम आगे आपको बना के दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से एक लो पिच है। लेकिन ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाए, इसके लिए क्विक एक एनिमेशन देखते हैं एंड देन विल फोकस ऑन द रिमेनिंग एस्पेक्ट्स। तो अब आप मेंटली विजुलाइज करिएगा, यहाँ पे लब्ड हार्ट साउंड्स की बात हो रही है, S1 S2 और S1। तो जैसे मैंने समझाया था S1 और S2 के पीरियड को सिस्टोल बोलते हैं। S1 के बाद इजेक्शन क्लिक आती है, S2 के बाद में हम देखते हैं कि A2 और
P2 है दैट इज आयोटिक एंड पल्मोनिक वेल्व का क्लोजर, जिसमें 30 मिलीसेकंड का टाइम लैग रहता है, दैट इज पर से द डेफिनेशन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। लेकिन जैसे मैंने समझाया था कि भाई आयोटिक वेल्व बंद होने में कुछ मिलीसेकंड तो लगेंगे, तो सिस्टोल फिनिश होने और A2 के बीच का जो टाइम लैग है उसे प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं। A2 से लेके आगे जो ओपनिंग स्नैप वाला एरिया है उसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं, फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी, फिर हार्ट की मिनिमल एक्टिविटी होगी डायस्टोसिस, और फिर एट्रियल सिस्टोल आएगा। और अब आप देखिएगा लो पिच हार्ट साउंड्स आ रही हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में होती है तो वेंट्रिकुलर गैलप रिदम दैट इज थर्ड हार्ट साउंड, और एट्रियल सिस्टोल के दौरान दैट इज फोर्थ हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड तो फिर भी नॉर्मली अप टू 35 ईयर्स तक मिल सकती है, लेकिन जो चौथी वाली मैंने बताई ना फोर्थ हार्ट साउंड, वो हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। फोर्थ हार्ट साउंड इज पैथोलॉजिकल इन ऑल एज ग्रुप्स, लेकिन जो थर्ड हार्ट साउंड है दैट कैन बी हर्ड इन नॉर्मली इन पीपल अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। पर सुनने के लिए आपको ऑब्वियसली बेल को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कार्डियक ऑस्कल्टेशन एरियाज, जो कि वो एग्जाम में लेबल करने के लिए आपको पूछ लेता है। तो देखिए जो एओर्टिक वाल्व होता है वो तो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन उसकी जो आवाज है हमारे को वो बेस्ट सुनाई देती है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द पैरास्टर्नल लाइन। तो मैंने जहाँ पे ए लिखा है इसको हम एओर्टिक एरिया बोलेंगे, ये ऑस्कल्टेशन एरिया जहाँ पे A2 बेटर सुनाई देती है। वैसे जो पल्मोनिक वाल्व होता है राइट में, लेकिन जो उसकी आवाज क्लोजर की सुनाई दे रही होती है, जो P2 वाला हिस्सा है उसको हम बेटर सुनते हैं पल्मोनिक एरिया पे, और पल्मोनिक एरिया की एनाटॉमिकल लोकेशन अगेन होगी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, बट दिस वुड बी अ मिरर इमेज ऑफ द एओर्टिक एरिया बिकॉज दिस वुड बी सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट। उसके बाद में है ट्राइकिस्पिड एरिया, जो कहाँ पर है तो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे कमिंग टू द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और अगर हम नीचे जाते हैं तो देन आई हैव शोन द माइट्रल एरिया। माइट्रल एरिया इज जहाँ पे हमें M1 वाला कंपोनेंट बेटर सुनाई देगा। सो जो मेन मैसेज है यहाँ पे वो यही है कि आयोटिक पल्मोनिक ट्राइकिस्पिड और माइट्रल एरिया की उसने एनाटॉमिकल लोकलाइजेशन, मतलब उसने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा था, बोला था कि कौन कौन से एरियाज हैं। तो आपको APTM याद करना है, दैट इज ATM नहीं APTM, दैट इज aortic एरिया, पल्मोनिक एरिया, ट्राइकिस्पिड एरिया एंड माइट्रल एरिया। और ये जो ग्रीन वाला एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे, इस ग्रीन वाले एरिया के लिए जो टेक्निकल वर्ड आपको याद करना है उसको बोलते हैं एर्ब्स पॉइंट। ये जो एर्ब्स पॉइंट होता है इसकी लोकेशन क्या होती है, तो बोलोगे एर्ब्स पॉइंट की लोकेशन होती है दिस वुड बी एट द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस वुड बी एट द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन पे जस्ट बिलो द पल्मोनिक एंड अबव द ट्राइकिस्पिड एरिया। और ये जो एर्ब्स पॉइंट होता है ये हम क्यों इसको मतलब हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैंने ग्रीन से अलग कलर से क्यों मार्क किया हुआ है। सो आपका आंसर रहेगा कि जो एर्ब्स पॉइंट है दैट वुड बी मेनली टू हियर द स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड, क्योंकि मैंने बोला था कि जो सेकेंड हार्ट साउंड है उसके कंपोनेंट्स तो A2 और P2 हैं, वैसे ही फर्स्ट हार्ट साउंड के कंपोनेंट्स हैं माइट्रल और ट्राइकिस्पिड। ये तो एरियाज मैंने मेंशन किए ही हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के। पर जो मेन मैसेज विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज कि जो एर्ब्स पॉइंट होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है। और स्प्लिटिंग बेस्ट कब सुनाई देती है, तो इट इज इन द फेज ऑफ इंस्पिरेशन। तो एर्ब्स पॉइंट पे जब भी आप किसी डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हुए देखें और डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है कि गहरी लंबी सांस लेके रोक लीजिए, तो वो बेसिकली स्प्लिटिंग को सुनना चाहता है, क्योंकि कई बार नैरो स्प्लिट हो सकता है 30 मिली सेकेंड से कम, या वाइड स्प्लिट हो सकता है 30 मिली सेकेंड से ज़्यादा। तो जो स्पेशली मैंने एरिया मार्कआउट किया हुआ है उसको एर्ब्स पॉइंट बोलते हैं, उसकी जो लोकेशन रहेगी दैट वुड बी एट द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। एंड जैसे मैंने आपको समझाया कि जो बेल होती है वो लो पिच हार्ट साउंड्स को सुनने के लिए काम आती है। तो क्विक रिवीजन है थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड एंड ट्यूमर प्लब साउंड। और अगर वो मरमर की बात करते हैं तो फिर मरमर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि द वन टू बी रिमेंबर्ड इज दैट ऑफ माइट्रोस्टेनोसिस। डायफ्राम इज जो बड़ा वाला साइड ऑफ द स्टेथोस्कोप है जिससे हाई पिच हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, और वो सारी जो हाई पिच हार्ट साउंड है मतलब ऊपर वाली 3 को छोड़ के बाकी सारी की सारी ही हाई पिच हार्ट साउंड्स हैं। सो वंस वी गेट दिस इंफॉर्मेशन राइट, अब हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली ऑन दिस वर्ड, जो कि अभी तक मैंने कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बोली है, बस मैंने इतना बोला था ट्यूमर के साथ मिलता है जिसका नाम है ट्यूमर प्लब साउंड। बट लेट्स डिग अ लिटिल मोर डीपर इनटू क्यों हमारा एग्जामिनर ट्यूमर प्लब साउंड को सुनना चाहता है। एट्रल मिक्सोमा एक पेडंकलेटेड ट्यूमर है, उसकी एक स्टॉक होती है जो मैंने दिखाया, जैसे ये ट्यूमर इंटर एट्रल सेप्टम से ओरिजिनेट कर रहा है। तो जब ब्लड लेफ्ट साइड पे हार्ट में एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया में तो ट्यूमर से टकराएगा। और ये ट्यूमर जो मैंने बोला ये पेडंकलेटेड ट्यूमर है, तो इट विल स्विंग लाइक अ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है वैसे ये ट्यूमर ब्लड उसे टकरा रहा है तो ट्यूमर विल स्विंग लाइक अ पेंडुलम, और वो जाके माइट्रल वेल्व के लीफलेट से टकरा जाएगा। और इसकी वजह से जो इसकी मूवमेंट हो रही है कि ट्यूमर जाके माइट्रल वेल्व की लीफलेट से टकराया, उसकी वजह से जो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग क्रिएट होती है उसे हम ट्यूमर प्लब साउंड बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बार ये आप राइट साइड से फॉलो करना। भाई राइट साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ब्लड आया राइट साइड में एंटर करके राइट वेंट्रिकल में चला गया, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग मैंने यहाँ पे दिखाई है। और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड है जब वो आया
तो जो ट्यूमर से टकराया तो ट्यूमर इज स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड दैट देयर इज गोना बी अ ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये जाके जब वाल्व की लीफलेट को टकराएगा टकराएगा और बार बार टकराएगा तो डैमेज भी करेगा वाल्व की लीफलेट को। उसके लिए जो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग क्रिएट होती है उसे ट्यूमर क्लब साउंड बोलते हैं। एक और फीचर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड है दैट कैन गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ दिस पेशेंट वो रिलेटिवली लेस होगा, और वो ट्यूमर के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ट्यूमर का साइज मान लो आज तो छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए, मान लीजिए अभी अंगूर के दाने जितना है, वो इंक्रीज करके गोल्फ बॉल के साइज का हो गया, तो जितना ट्यूमर का साइज बिग हो जाएगा उतना वो रास्ता ब्लॉक करेगा। तो देयरफॉर ये जो ट्यूमर अभी हम पढ़ रहे हैं ये किस वैल्वुलर लीजन के जैसे बिहेव करेगा, तो बोलोगे जी इट विल बिहेव लाइक अ सूडो माइट्रल स्टेनोसिस। वो सूडो में इसलिए बोला कि माइट्रल वेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस जैसे बिहेव कर रहा है बिकॉज ट्यूमर विल फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। तो क्वेश्चन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए होंगे, अब उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट होगा, वो डिस्क्राइब करेगा एक यंग फीमेल को। फिर बोलेगा कि वो कहती है कि आई गेट टायर्ड वेरी सून, एफर्ट इंटॉलरेंस, लाइक शी सेज कि पहले आई वाज वेरी हेल्दी, आई कुड गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑफ माय हाउस, घर के काम करने, ऑफिस जाना, सब कुछ मैं कर लेती थी। अगर उसके बेबीज हैं तो कह रही मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी, घर पे कुकिंग कर रही थी नॉर्मली जैसे एक वुमन वुड बी डूइंग। तो कहती कि सर अभी पता नहीं क्या हो गया कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और मेरे को सांस फूलता है, दैट इज डिस्निया ऑन एक्सर्शन। तो पहले मुझे लगा कि यार अनीमिया होगा, क्योंकि वुमन में इंडिया में तो अनीमिया वैसे ही कॉमन होता है। तो क्वेश्चन में पैलर लिखा भी हो सकता है एज अ कंफाउंडिंग फैक्टर, आपको परेशान करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए। अब पॉइंट है कि मैं भी इस लेडी को पहले तो ये बोलने वाला था कि आप आयरन सप्लीमेंट लो, क्योंकि मुझे लगा कि वो पेल है, अनीमिक है। बट देन शी सेड समथिंग, तो मेरा एकदम से माइंड क्लिक किया कि नहीं यार देयर समथिंग रॉन्ग विद हर। तो वो उसने क्या बोला वो मैं पॉइंट नंबर 3 में आपको बताता हूँ, और ये एमसीक्यू की मेन पिकअप पॉइंट है। कि वो लेडी ये कहती है कि सर जब मैं बैठती हूँ तो बैठने पे मेरा सांस फूलता है, लेकिन जब मैं लेट जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो आई वाज लाइक व्हाट, मैंने कहा एक बार फिर से बताइए। तो कह रही सर जब मैं बैठती हूँ तो सांस फूलता है, और जब मैं लेट जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेंटली विजुअलाइज करो कि ये लेडी आपके साथ चेयर पे बैठी है। जब वो चेयर पे बैठी है तो ग्रेविटी की वजह से ट्यूमर नीचे जाके आगे माइट्रल वेल का ओरिफिस ब्लॉक करेगा। अगर माइट्रल वेल का ओरिफिस यहाँ पे ब्लॉक होना शुरू हो गया, मान लीजिए माइट्रल वेल का ओरिफिस होता है 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, मैंने ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा भी ब्लॉक दिखाया है, तो ब्लड तो आगे जा ही नहीं पाएगा ना। अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा तो कंजेशन हो जाएगी लेफ्ट एट्रियम में, और अगर लेफ्ट एट्रियम में कंजेशन होगी तो कंजेशन हो जाएगी पल्मरी वेन्स में, और पल्मरी वेन्स में कंजेशन होगी तो कंजेशन हो जाएगी लंग्स में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये जो ओरिफिस है इसको मैं 50% के आसपास मानो ये ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ लॉट ऑफ कंजेशन इन द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ब्लड आगे जा ही नहीं पाता। अगर कंजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो जो पल्मरी वेन्स हैं उनमें भी कंजेशन हो जाएगी, और अगर पल्मरी वेन्स में कंजेशन होगी तो बैक प्रेशर की वजह से इसे पल्मरी एडीमा भी आ जाएगा। तो जब ये पेशेंट चेयर पे बैठेगा या बैठेगी तब तो, क्योंकि ट्यूमर ने रास्ता ब्लॉक करना है, तो पल्मरी एडीमा और बढ़ जाता है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये पेशेंट लेट गई, अब आप लेट गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस का ये पेशेंट नहीं है, इसको वेल में दिक्कत नहीं है, तो ट्यूमर था ना, ट्यूमर ने रास्ता बंद किया होता। नाउ द ट्यूमर विल मूव बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कैंसल्ड, तो कुछ ब्लड आगे या पहले से ज़्यादा बेटर ब्लड फॉरवर्ड जा पाएगा, क्योंकि बेटर फ्लो आगे की तरफ जाएगा तो लंग्स की कंजेशन कम हो जाएगी, और लंग्स की कंजेशन कम होगी तो उसकी ब्रेथलेसनेस भी कम हो जाती है। इसलिए एमसीक्यू में जो की वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होगा और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, इसको बोलते हैं प्लाटिपनिया। प्लाटिपनिया का मतलब क्या होता है, तो प्लाटिपनिया का मतलब होता है कि पेशेंट को जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो रही है ऑन सेटिंग अप, अनलाइक इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर जहाँ पे ब्रेथलेसनेस वर्सन करती है सुपाइन पोजीशन में, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। कार्डियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में तो ऑर्थोपनिया लिखा होता है, सब में लिखा होता है कि पेशेंट जब लेटता है तो सांस फूलती है, बैठता है तो बेटर हो जाता है। लेकिन इसका मैंने क्या बोला, बैठता है तो सांस फूलती है, लेटता है तो इम्प्रूव हो जाती है। मैं फिर से क्विक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब बैठा है तो ट्यूमर ग्रेविटी की वजह से नीचे जाके रास्ता बंद करेगा तो लंग्स की कंजेशन बढ़ जाएगी, और जब वो लेट जाएगा तो ट्यूमर विल मूव अवे अवे फ्रॉम द माइट्रल वेल लीफलेट, और क्योंकि ट्यूमर अवे जाएगा तो उसकी जैसे कंजेशन भी कम हो जाएगी, कंजेशन कम होगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी कम हो जाती है। तो प्लेटिपनिया इस क्वेश्चन का एक की पिकअप पॉइंट है। अब क्योंकि ये ट्यूमर बार बार जाके ऐसे इम्पैक्ट करेगा, तो ट्यूमर जब बार बार जाके इम्पैक्ट करता है तो उसकी वजह से देयर कैन बी डैमेज टू द वाल्व एंडोथेलियम। व्हेन द ट्यूमर विल इम्पैक्ट ऑन द वाल्व रिफ्लेक्स अगेन एंड अगेन, तो वाल्व के एंडोथेलियम में डैमेज हो सकता है।
इस वाल्व के एंडोथेलियम के डैमेज की वजह से देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग ऑन या प्लेटलेट प्लग्स ऑन द वाल्व एंडोथेलियम, क्योंकि वाल्व का एंडोथेलियम डैमेज होगा तो भाई एंडोथेलियम पे प्लेटलेट आगे चिपक जाती है, तो प्लेटलेट प्लग बन जाते हैं। और ये प्लेटलेट प्लग्स यहाँ से टूट के फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से रास्ते होते हुए, आयोटा के रास्ते, कैरोटिड आर्टरी के होते हुए ब्रेन में जा सकते हैं, और ब्रेन में जाके ब्रेन की सर्कुलेशन को बंद कर देंगे तो पेशेंट को फेस वीकनेस, आर्म वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो देयरफॉर ऐसा हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब कर दे ऑफ ट्रांजिएंट फेस वीकनेस, आर्म वीकनेस इन दिस पेशेंट, दैट इज ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। TIA का मतलब होता है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। नॉन मेडिको को मैं समझाऊंगा मिनी स्ट्रोक। एक तो स्ट्रोक हो गया, बड़ा सा क्लॉट ब्रेन में चला गया। यहाँ पे तो मैंने बोला मल्टीपल छोटे प्लेटलेट प्लग्स। क्यों बने थे वो प्लेटलेट प्लग्स? क्योंकि वाल्व का एंडोथेलियम डैमेज हो गया। और वाल्व का एंडोथेलियम क्यों डैमेज हुआ? रिपीटेड इंपैक्ट विद द ट्यूमर की। हर बार जब ये जो डायग्राम है ये डायस्टोल का है, तो आप देख रहे हैं जितनी बार ब्लड की फिलिंग होगी हार्ट में, तो ट्यूमर जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा, जाके हिट करेगा माइट्रल वेल के लीफलेट को, तो उससे ऑस्कल्टेटरी फंडिंग भी क्रिएट होगी और डैमेज टू द वाल्व एंडोथेलियम भी होगा, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड हो सकता है। जब इसको एग्जामिन करोगे तो पैलर भी लिख देगा अनीमिया। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहली बारी, पैलर के आगे प्लस माइनस लिख रहा हो सकता दिया हो सकता नहीं दिया हो। इंडियन पेशेंट तो वैसे भी अनीमिक के होते हैं, सो पैलर विल यूजुअली बी काउंटेड इन इंडियन पेशेंट्स। लेकिन उसके बाद में उसको कीवर्ड तो देना पड़ेगा। तो जो सेकंड कीवर्ड है इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए, वो इसकी ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग है, जिसका नाम है ट्यूमर प्लग साउंड। ये ट्यूमर प्लग साउंड आपको रूटीन बड़ी वाली साइड ऑफ द स्टेथोस्कोप से नहीं सुनाई देगी। तो अगर आपने ऑस्कल्टेटरी एक साइड से किया तो फाइंडिंग मिस हो जाएगी। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ओपीडी में बैठे हो, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो ओपीडीज होती हैं उनमें तो जैसे एक टेबल के आसपास 2-3 डॉक्टर बैठे हैं और सब अपने अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो शोर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप बेल से भी सुनोगे तो नहीं सुनाई देगा। तो आपको क्वाइट ऑस्कल्टेशन रूम में ही आवाज़ सुननी है ऑफ अ ट्यूमर प्लग साउंड। और स्टार्टिंग में हो सकता है ट्यूमर छोटा है, अंगूर के दाने का साइज का, तो ट्यूमर प्लग साउंड नहीं आएगी, लेकिन लेटर ऑन वो आनी शुरू हो जाती है। अब ये ट्यूमर प्लग साउंड क्यों क्रिएट होती है उसका मैंने रीजन बोला कि द ट्यूमर गोज एंड हिट्स, नीचे जा रहा है, एंड ट्यूमर गोज एंड हिट्स एन ऑलरेडी, आप इस वर्ड पे फोकस करिएगा, मैंने लिखा ऑलरेडी ओपन माइट्रल वेल्व। वो मैंने इसलिए लिखा कि ट्यूमर हिट्स एन ऑलरेडी ओपन माइट्रल वेल्व, मतलब माइट्रल वेल्व जब खुलता है तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। तो जिस टाइम पे ओपनिंग स्नैप हो रहा है, जिस टाइम पे ओपनिंग स्नैप हो रहा है, जैसे ही वेल्व खुल रहा है ऊपर से आके ट्यूमर ने हिट कर दिया, जिस टाइम पे वेल्व खुल रहा है ट्यूमर ने आके ऊपर से हिट कर दिया। सो ट्यूमर हिट्स एन ऑलरेडी ओपन माइट्रल वेल्व इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग ट्यूमर प्लग साउंड। तो ये बेसिकली ओपनिंग स्नैप के साथ कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड, जिस टाइम पे वेल्व खुल रहा होता है उसी टाइम पे ट्यूमर आके हिट करता है, तो ये दोनों साउंड्स एक साथ पे कोइंसाइड कर जाती है। ट्यूमर प्लग साउंड कोइंसाइड्स विद ओपनिंग स्नैप। अब ओपनिंग स्नैप जो है वो हाई पिच होता है और ट्यूमर प्लग जो होता है लो पिच होता है, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। दोनों डिफरेंट साइड ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनाई देते हैं, बोथ आर नॉट हर्ड विद द सेम साइड ऑफ द स्टेथोस्कोप। इसके अलावा जो एडिशनल फाइंडिंग क्वेश्चन में दी हो सकती है, दैट कैन बी मर्मर और माइट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि ये ट्यूमर अगर रास्ता बंद करेगा तो उसकी वजह से ये सूडो माइट्रल स्टेनोसिस के जैसे बिहेव करेगा। फिलिंग ऑफ ब्लड कब होती है वेंट्रिकल्स में? डायस्टोल के दौरान, और मैक्सिमम फिलिंग होती है मिडल और डायस्टोल में। तो वो क्वेश्चन में जानबूझ के मिड डायस्टोल एक मर्मर भी डाल देगा, ये देखने के लिए कि क्या आप इसको माइट्रल स्टेनोसिस तो ना आंसर कर देंगे। लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस आप क्यों नहीं आंसर करेंगे? क्योंकि ट्यूमर प्लग साउंड तो नहीं मिलता उसमें, उसमें प्लेटिपनिया, तो माइट्रल स्टेनोसिस में तो ऑर्थोपनिया होता है। तो मेन की वर्ड्स जो हैं उनको मैंने स्टार मार्क से हाईलाइट किया, क्योंकि बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी कंफाउंडिंग इंफॉर्मेशन है। कंफाउंडिंग मतलब और दूसरी बीमारियों में भी ये सारी चीज़, जैसे मिड डायस्टोलिक मर्मर तो ट्राइगोस्पोड स्टेनोसिस में भी हो सकता है, माइट्रल स्टेनोसिस में भी हो सकता है। तो कुछ होगी कंफाउंडिंग इंफॉर्मेशन जो और बीमारियों में मिलती है, और कुछ होगी जो स्पेसिफिक टू द डिजीज होगी। तो आपने उन कीवर्ड्स को पकड़ना है। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा वो सुन के पहली बार सरप्राइजिंग लगता है बट ट्रू है, क्योंकि वेल बार बार इम्पैक्ट हो रहा है, ट्यूमर इज हिटिंग लाइक उसके ऊपर बार बार हिट कर रहा है। तो उसकी वजह से इन पेशेंट्स में इवन माइट्रल वेल्व के लीफलेट्स को डैमेज हो सकता है, और माइट्रल वेल्व के लीफलेट्स की डैमेज की वजह से इन्हें माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो स्टेनोसिस, लेकिन सेम पेशेंट में आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है कि देयर कैन बी डैमेज टू द वेल्व लीफलेट्स। और वो डैमेज टू द वेल्व लीफलेट्स का मैंने रीजन एक्सप्लेन किया गया, ट्यूमर इज इम्पैक्टिंग द वेल्व अगेन एंड अगेन एवरी टाइम द वेल्व इज ओपनिंग। तो वेल्व लीफलेट्स के डैमेज की वजह से इसे माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से लिखा हो सकता है सिस्टोलिक मर्मर, या लिख सकता है फ्रैंक एमआर हो गया तो पैन सिस्टोलिक मर्मर।
बट मैसेज यही है कि सिस्टोलिक मर्मर इज अ फीचर दैट कैन बी गिवन इन अ क्वेश्चन ऑफ एट्रल मिक्सोमा। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशनल चॉइस फॉर एट्रल मिक्सोमा की, तो हमारा आंसर आएगा ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। तो करने को तो मैं आई कैन एडवाइज अ ट्रांस इसोफेजियल इको ऑल्सो है ना, कार्डियक एमआरआई। कार्डियक एमआरआई तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बट उसकी अवेलेबिलिटी का इशू है कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल जो ईजिली अवेलेबल है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी उसको मेंशन किया। अब ये जो बेनाइन ट्यूमर ऑफ द हार्ट है, इसके लिए एज सच हमारे पास में कोई दवाई तो है नहीं जिससे हम ठीक कर लेंगे, तो आई विल रेफर द केस टू डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, दैट इज सीटीवीएस। और कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन जो है वो ऑपरेट करके इस ट्यूमर को निकाल देंगे। सो द ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर एट्रल मिक्सोमा इज सर्जिकल रिसेक्शन, दो इसमें रेकरेंस का रिस्क रहता है। और ये ट्यूमर यूजुअली एट्रिया से ओरिजिनेट करता है, लेकिन कई बार ये वेंट्रिकल साइड से भी ओरिजिनेट कर सकता है। अब मैं आपको इस ट्यूमर का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगा, जो कि डायरेक्टली हार्ट वाल्व से ओरिजिनेट करने वाला ट्यूमर है। क्वेश्चन था एग्जाम में, व्हाट इज द ट्यूमर ऑफ द हार्ट विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट वाल्व पर से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वाल्व वर्ड पढ़ा ही नहीं, सिर्फ हार्ट वर्ड पढ़ के उन्होंने एट्रल मिक्सोमा या मेटास्टेसिस जैसी चीजें आंसर करनी शुरू कर दी, जबकि क्योंकि वो हार्ट वाल्व वर्ड लिख रहा है, तो इसलिए आपने आंसर करना है अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसका नाम है पैपिलरी इलास्टोमा। और ये पैपिलरी इलास्टोमा को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ तो ट्यूमर हार्ट वेल से ओरिजिनेट कर रहा है, तो इसका जो मेन इलाज है वो तो हार्ट वेल को ही चेंज करना पड़ेगा। सो इफ ही सेज कि पैपिलरी इलास्टोमा में क्या करेंगे, तो वी विल हैव टू गो इन फॉर अ माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट इन अ पेशेंट, क्योंकि ये तो वेल्व का टिश्यू को डिस्टॉर्ट कर देगा। सो एज सच दिस ट्यूमर दैट आई करंटली एक्सप्लेन टू यू, पैपिलरी इलास्टोमा इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड originates from the heart valve पर का टिश्यू पर से। नाउ इफ ही सेज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द हार्ट, तो मेंशनड ही है मेटास्टेसिस, लेकिन वो पूछ रहे कहाँ से आ रहा है, तो आपका आंसर होगा कि जो सबसे कॉमन अग्रेसिव लंग कैंसर है, ओट सेल कैंसर, उससे मेटास्टाइज होकर आ सकता है, या फिर एक फीमेल पेशेंट है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड करके हार्ट में जाके मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन कर देगा, और पेरिकार्डियल एफ्यूजन के बाद वो कार्डियक टेम्पोरल में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन चेंज करके बोलता है कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द हार्ट, तो फिर ट्यूमर कहीं और से नहीं आ रहा, फिर तो प्राइमरी का मतलब ये है कि वो हार्ट के टिश्यू से ही ओरिजिनेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपने आंसर करना है एंजियोसार्कोमा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइव क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो कॉमन रॉन्ग आंसर जो आता है वो आता है रैप्डोमायोसार्कोमा, जो कि एक्चुअली बच्चों के लिए वैलिड है, लेकिन एडल्ट्स के लिए आंसर होगा एंजियोसार्कोमा। और बेनाइन तो खैर अभी हमने डिस्कस किया ही, दैट वुड बी एट्रल मिक्सोमा। तो जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि एट्रल मिक्सोमा, कई बार वेंट्रिकुलर मिक्सोमा भी हो सकता है, मतलब द ट्यूमर कैन बी ओरिजिनेटिंग ईदर इन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग लेफ्ट साइडेड कैन बी राइट साइडेड एज वेल। तो एज सच मतलब अगर वो राइट साइडेड होगा और मान लो वो राइट एट्रिया में प्रेजेंट है, तो फिर पल्मरी एडीमा नहीं करेगा ना, देन इट विल कंट्रीब्यूट टू पेरिफेरल एडीमा, मतलब उसको पीडल एडीमा के फीचर आ जाएंगे। पर अगर लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया में लोकेटेड है और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है लेफ्ट एट्रिया के अंदर, तो देन इट विल कंट्रीब्यूट टू पल्मरी एडीमा इन द केस। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एट्रल मिक्सोमा के लिए वैलिड हैं, और मैंने कंपैरिजन किया है विद अदर ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट। और अब हम बात करेंगे लीजन की, जिसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, लेकिन उसको बनने के लिए पहले क्या चाहिए, ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस। ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस गाइस एक एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी की फीचर है। एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी मतलब लंग्स में तो टीबी हो गई, लेकिन वो फैल के वो हार्ट में भी चलेगी, क्योंकि लंग्स में है तो स्प्रेड करके हार्ट में भी जा सकता है। दो ओवरऑल अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस, तब आपका जो आंसर रहेगा दैट वुड बी ट्यूबरकुलर सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस। बहुत बार वार्ड्स में हम देखते हैं या हॉस्पिटल में जब हम टीबी के पेशेंट से पूछते हैं ना खांसी होती है, तो मुंह पे हमारे खांस देता है, हाँ जी ऐसे होती है खांसी। तो इंडियन पेशेंट तो ऐसे ही मुंह पे खांस के आपको बताएगा भाई ऐसे खांसी होती है। तो अगर टीबी का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है, टीबी का पेशेंट मेरे ऊपर खांस रहा है, तो हो सकता है कि द टीबी बैक्टीरिया कैन बी लैंडिंग इन माय टॉन्सिल, और टॉन्सिल की जो लिम्फैटिक ड्रेनेज होती है वो जुगुलो डाइगेस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होती है, तो कुछ दिनों के बाद में मेरे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे और एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी मुझ में डेवलप हो जाएगी, जिसमें फीवर, इवनिंग राइज और टेम्परेचर, नाइट स्वेट्स जैसे फीचर आएंगे। तो एक तो आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि ट्रेडिशनली तो गॉन्स फोकस हम लंग्स में पढ़ते हैं पल्मरी टीबी के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम में क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द कॉमन साइट। अब द क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी, व्हाट इज द साइट फॉर गॉन्स फोकस फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। तो फिर वहां पे तो आंसर लंग्स नहीं होगा, वहां पे आंसर होगा टॉन्सिल, और टॉन्सिल के लिम्फैटिक ड्रेनेज जुगुलो डाइगेस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इससे सर्वाइकल ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ओवरऑल ऑफ एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी, जिसके लिए हमें एफएनएसी करनी पड़ती है, और इलाज ना किया जाए तो कोल्ड एब्सेस भी बन जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक पेशेंट को जिसको ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस डेवलप हुआ।
तो वो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस वाला जो पेशेंट मेरे पास आया तो उसकी जो मेन कंप्लेंट थी वो थी चेस्ट पेन। और वो चेस्ट पेन भी कैसी, वो कहता है जी डिफ्यूज चेस्ट पेन है और रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। फिर उसने ये भी बोला कि ये जो पेन है इट इज़ एग्जिबिटिंग अ रेडिएशन। तो हम तो पढ़ते हैं कि एमआई की पेन भी रेडिएट करती है। उसने बोला कि ये जो पेशेंट की पेन है ये रेडिएट करके टू द लेफ्ट शोल्डर जा रही है, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली था बिकॉज एमआई में जो पेन होती है वो रेडिएट करके या तो एंगल ऑफ जॉ पे जाती है या फिर पूरी बाजू में जा रही होती है या फिर वो एपिगैस्ट्रिक एरिया में जा सकती है, पेट में जा रही हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा था चेस्ट पेन इज रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर। तो इसको पढ़ के थोड़ा सा मुझे लगा कि यार अनलाइकली है कि एमआई होगा, बट आगे बढ़ते हैं तो उसने बताया कि पेशेंट को रिलीफ भी हो रहा है। मुझे लग रहा था रिलीफ होगा नाइट्रेट से, लेकिन उसने बोला कि द पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ ऑन सिटिंग, जो कि बड़ी एक एमआई में ऐसा नहीं होता ना। एमआई में जो पेन होती है उसमें तो पेशेंट किसी भी पोजीशन में चला जाए, सुपाइन जाए, प्रोन जाए, भाई पेन तो रहनी ही रहनी है। वो तो इतनी सिवियर है कि जब तक आप उसको मॉर्फिन नहीं दोगे, जब तक उसको बीटा ब्लॉकर नहीं दोगे, जब तक उसको नाइट्रेट्स नहीं दोगे, वो पेन ने रिलीव नहीं होना है। लेकिन यहाँ पेशेंट खुद ही कह रहा है कि सर आई एम फीलिंग बेटर ऑन सिटिंग। तो मैंने इसको तुरंत ऑस्कल्टेट किया और जब ऑस्कल्टेशन में मुझे फाइंडिंग सुनी तो मुझे लग रहा था कि भाई हार्ट साउंड्स में चेंज आएगा, क्योंकि भाई एमआई में तो टैकीकार्डिया होता है तो लाउड एस1 हो जाती है, तो इसमें हार्ट साउंड में चेंज नहीं था। एमसीक्यू में लिख रहा है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो कि एक अच्छा पिकअप पॉइंट है। जैसे मैंने आपको प्लेटिपनिया बताया, ट्यूमर क्लब साउंड बताया, वैसे भी बोल रहा हूँ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो पेरिकार्डिटिस की बात कर रहा है। बाकी पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को हम प्लूरल रब से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए जो प्लूरल रब होता है, जो प्लूरल रब होता है, क्योंकि लंग्स में टीबी है तो प्लूरल रब भी हो सकता है। तो प्लूरल रब हमें इंस्पिरेशन पे बेटर सुनाई देता है। प्लूरल रब इज बेस्ट हर्ड इन इंस्पिरेशन। लेकिन पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हमें कब बेटर सुनाई देता है, तो पेशेंट को बोलेंगे कि सांस रोक लीजिए, और सांस रोकने पे भी आवाज सुनाई दे रही है। इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन था पेरिकार्डियल और प्लूरल रब को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने डीप इंस्पिरेशन, डीप एक्सपिरेशन, मिड इंस्पिरेशन नहीं आंसर करना है। आपने बोला ब्रेथ होल्डिंग, पेशेंट को बोलूंगा भाई 5 सेकंड 10 सेकंड जितना रुक सको उतनी सांस रोक लो। तो माइंड में गिनती गिन रहा है 1 2 3 4 5। तो जब मैंने बोला सांस रोक लो और तब भी आवाज आ रही है, मैंने लिखा कि अगर ऑस्कल्टेशन पे आपको पेशेंट की कार्डिक का ऑस्कल्टेशन पे साउंड परसिस्ट ऑन ब्रेथ होल्डिंग, तो इसका मतलब है कि भाई वो जो आवाज है, भाई सांस रोक ली और फिर भी छाती से आवाज आ रही है, तो फिर तो वो हार्ट से ही आ रही होगी ना। तो साउंड परसिस्ट ऑन ब्रेथ होल्डिंग इज पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। लेकिन प्लूरल रब जो होता है वो तो मेनली हमें इंस्पिरेशन में सुनाई देता है। अगर आप इस टाइम तक क्वेश्चन में पेरिकार्डिटिस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ईसीजी पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेरिकार्डिटिस की जो ईसीजी फाइंडिंग होती है वो एसटी एलिवेशन होती है। लेकिन आप बोलेंगे सर एसटी एलिवेशन तो एमआई में भी होता है। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एमआई की और पेरिकार्डिटिस की ईसीजी में एसटी एलिवेशन तो कॉमन चीज होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि जिस पेशेंट को पेरिकार्डिटिस है किसी भी etiology का, उसमें जो एसटी एलिवेशन होती है इट इज स्लाइटली कॉनकेव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जबकि जो एमआई की जो हमेशा एसटी एलिवेशन होता है उसको अगर मैं यहाँ स्केच कर रहा हूँ तो आप देखोगे वो हमेशा कॉन्वेक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है। और साथ में मैंने जानबूझ के टी वेव की पोलैरिटी को चेंज किया है और टी वेव नेगेटिव दिखाई है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टी वेव इन्वर्जन इन अ पेशेंट। तो पहले तो मैसेज यही है कि एसटी एलिवेशन के फिलहाल आप दो कारण जानते हैं, एक है पेरिकार्डिटिस और दूसरा है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में जो एसटी एलिवेशन होगा वो कॉन्वेक्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और साथ में आप टी वेव इन्वर्जन भी नोट कर रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं। तो ये तो जो मैंने अभी रेड में दिखाया ये तो है ईसीजी फाइंडिंग ऑफ एमआई। लेकिन पेरिकार्डिटिस में इट वुड बी एसटी एलिवेशन जो कि कॉनकेव इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और पेरिकार्डिटिस तो हार्ट के चारों तरफ होता है ना। भाई एमआई तो एक पर्टिकुलर एरिया में होगा ना। भाई मान लो इन्फीरियर वाला एमआई हुआ तो ईसीजी फाइंडिंग लीड 2 3 एवीएफ में हो जाएगी। सपोज पर्सन को लैटरल वाला एमआई हुआ तो ईसीजी फाइंडिंग V5 V6 में हो जाएगी। बाकी जो लीड लोकलाइजेशन है एमआई की वो मैंने एमआई के टॉपिक में अलग से डिस्कस करी हुई है। लेकिन अभी मैसेज ये है कि इन्फार्क्ट तो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है ना, तो कुछ ही लीड्स में फाइंडिंग आती है। लेकिन पेरिकार्डिटिस तो हार्ट के चारों तरफ होता है, चारों तरफ होता है। मेरे हैंड सिग्नल को फॉलो करिए, पेरिकार्डिटिस तो हार्ट के चारों तरफ होता है। तो ईसीजी की सारी लीड्स में आपको एसटी एलिवेशन मिलेगा। एमआई में ऐसा कभी नहीं होता। एमआई में ऐसा नहीं होता ना कि पूरी ईसीजी की सारी लीड्स में एसटी एलिवेशन आ रहा है। तो मेनली पॉइंट याद रखना है, ग्लोबल एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर आ रहा है,
मैं यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिख रहा हूँ कि जैसे लीड नंबर AVR हो गया, V1 हो गया, उसमें उल्टा मिलेगा ST डिप्रेशन, रेसिप्रोकल चेंजेस। बट मेन मैसेज है कि पेरिकार्डिटिस क्योंकि हार्ट के चारों तरफ होता है, तो इस वजह से ग्लोबल ST सेगमेंट एलिवेशन होगा, कॉन्केव इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि हम इस टाइम पे पेरिकार्डिटिस की बात कर रहे हैं। अभी ट्यूबरकुलर है कि नहीं उसकी बात अभी करनी है, अभी तो मैं सिर्फ पेरिकार्डिटिस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। और अगर मैं इसमें इको करूंगा तो क्योंकि टीबी की वजह से इन्फ्लेमेशन इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट हो रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से देयर कैन आल्सो बी अ पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट कैन बी प्रेजेंट आउटसाइड, व्हिच मींस कि इसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन प्रेजेंट हो सकती है। द वर्ड इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन प्रेजेंट हो सकती है। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड मे और मे नॉट बी देयर। नॉर्मल जो फ्लूइड होता है हार्ट के आसपास 20 से 50 ml होता है, यहाँ पे 50 ml से ज्यादा हो सकता है। और अब मुझे जानना है कि इसको टीबी है या नहीं है। तो टीबी के लिए तो क्वेश्चन में क्या कर सकता है कि वो दो चीजें दे देगा, या तो सीधा बोलेगा कि भाई क्योंकि इसको साथ में पल्मरी टीबी के भी सिम्टम आ रहे थे, या पल्मरी टीबी भी था, पल्मरी टीबी स्प्रेड करके हार्ट में चला गया था क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कम थी, हो सकता है एड्स पॉजिटिव पेशेंट हो। तो पल्मरी टीबी के लिए मैंने स्पूटम एग्जामिनेशन करवाया, या स्पूटम फॉर सीबी नेट करवाया, या फिर ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड को भी अगर हम इकोकार्डियोग्राफिक गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस करें तो हम सीबी नेट के लिए भेज सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई बॉडी फ्लूइड तो सेंड करना पड़ेगा। वो स्पूटम हो सकता है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो सकता है फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड फॉर सीबी नाइट। एंड ओवर एंड अबव दिस, क्योंकि वो टीबी की बात कर रहा था, तो एडिशनली जो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है दैट कैन बी कि पेशेंट को टीबी के सिम्टम थे, लो ग्रेड फीवर था, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर था, नाइट स्वेट्स था, वेट लॉस था। तो जो स्टैंडर्ड फीचर्स सारे पढ़ते हो ट्यूबरक्लोसिस से लेके, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में लिखे हो सकते हैं। जैसे कि इनवॉलेंट्री वेट लॉस लिखा होगा, डिक्रीज इन एपेटाइट लिखा होगा। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे ट्यूबरक्लोसिस के फेवर में जाते हैं। प्लस मैं फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जो कुछ बताया था वो सारे फीचर पेरिकार्डिटिस के थे। अब मैंने बोला कि भी साथ में बुखार भी आ रहा है, नाइट स्वेट्स भी हैं, वेट लॉस भी है, एपेटाइट भी कम हो रहा है। और अगर इसका स्पूटम की जांच करें तो उसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, स्पूटम सीबी नॉट पॉजिटिव है। तो वो सारे फीचर ट्यूबरक्लोसिस के फेवर में जाते हैं। तो ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस, और एक बार ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस मैंने कंफर्म किया तो उसके बाद में मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट के लिए मैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दूंगा, जो कि 6 महीने के लिए दवाई दी जाएगी। और मैं ये सोच रहा था कि भाई 6 महीने दवाई दे दी तो मतलब छुट्टी होगी पेशेंट की भी और मेरी भी, कि दिस पेशेंट विल नॉट कम बैक टू मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट वापस आ रहा है। और अब वो क्यों वापस आ रहा है उसका रीजन ध्यान से सुनना, कि ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस की जब हीलिंग होती है, तो हीलिंग की वजह से क्या होता है कि हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन बन जाती है। और ये कैल्सिफिकेशन इज द मेन ट्रबल मेकर। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैंने ये लाइन डायग्राम दिखाया है कि दिस पर्सन विल बी हैविंग अ नॉन कंप्लाइंट हार्ट। इस टाइम पे जब आप कंफर्टेबली बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो आपके हार्ट की जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो 130 ml है। 130 ml इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एंटर्स इनटू योर वेंट्रिकुलर चैम्बर एवरी टाइम योर हार्ट रिलैक्सेस। जब ये 130 ml ब्लड हार्ट में एंटर करेगा तो आपका मेरा वेंट्रिकल डायलेट करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि कंप्लायंस है। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी दिखाया है, जिसमें मैंने ग्रीन से ब्लड आता हुआ दिखाया और फिर वेंट्रिकल्स की डिस्टेंशन दिखाई है, रिलैक्सेशन दिखाई है, क्योंकि हमारा हार्ट का टिश्यू इलास्टिक है, रिलैक्स कर सकता है। तो डिस्टेंशन दिखाइए, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो कैल्सिफाइड हार्ट होगा, आप सोचिए जैसे एग का शेल होता है ना, EGG एग का शेल होता है, वैसे इसने एनकेस कर लिया। तो इसकी एंडास्टोलिक वॉल्यूम 130 ml से कम होने वाली है। मतलब 130 की जगह 120 हो सकती है, 110 हो सकती है। इसलिए एरो मैंने टेपरिंग दिखाया कि भाई कम ब्लड रिलेटिवली हार्ट में आएगा। और अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो ब्लड यहाँ एंटर करेगा वो मसल को हिट करेगा। It will hit the muscle, it will try to dilate the heart, but will fail miserably. It will fail miserably because this guy is having a non-compliant ventricle। वो मैं non-compliant इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हार्ट के आसपास तो यार कैल्सिफिकेशन हो गई है, और इसकी वजह से इसके कार्डियक चैम्बर में यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी। और वो टर्बुलेंस है द रीजन, जो कि हमें ये पूरी कहानी में जाना पड़ा। ये जो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग यहाँ पर आती है, इसके लिए जो टेक्निकल नाम होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल शडर। कई एमसीक्यूज में पेरिकार्डियल शटर की जगह पे लिखा हो सकता है पेरिकार्डियल नॉक, और कई बार लिखा हो सकता है पेरिकार्डियल शॉक। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, चाहे शटर बोले, चाहे नॉक बोले, चाहे शॉक बोले, ये तीनों का एक ही मतलब है। वो एमसीक्यूज में जानबूझ के ना वर्ड लिख देगा लाउड डायस्टोलिक साउंड। भाई ये जो डायग्राम है डायस्टोल का है ना, फिलिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट कब होती है? डायस्टोल में। ब्लड आया, वॉल से टकराया और हार्ट को डायलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट इज फेलिंग मिजरेबली, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल है। क्योंकि ब्लड टकरा के बाउंस ऑफ किया तो जो टर्बुलेंस क्रिएट हुई, उस टर्बुलेंस के लिए टेक्निकल वर्ड है पेरिकार्डियल शडर।
This is the key reason why we have gone into this. Constrictive pericarditis, guys, is a sequelae. It is a complication of treated tubercular pericarditis. मेरा वर्ड ध्यान रखेगा, treated tubercular pericarditis. अगर tubercular pericarditis का इलाज नहीं किए तो फिर तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन बन जाएगी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन और बिग 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 हो जाएगी, तो मैं वो कार्डियक टैम्पोरल में तब्दील हो जाएगी, तो हमें पेरिकार्डियोसेंटिसिस की नौबत आ सकती है। लेकिन यहाँ तो मैंने कोई अनट्रीटेड की बात नहीं करी, मैंने तो बोला भाई पेशेंट को पूरी दवाई मैं खिलाया, लेकिन पेशेंट वापस क्यों है, कह रहा है जी डॉक्टर साहब पाँव में सूजन आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ यार टीबी पेरिकार्डिटिस का इलाज कर दिया, पाँव में सूजन आ रही है। वो सूजन क्यों आ रही है? क्योंकि नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल के आसपास कंप्लायंस, अगर राइट वेंट्रिकल के आसपास कैल्सिफिकेशन हो गई तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर ही नहीं कर पाएगा। भाई ऑल द ब्लड ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली गोज टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर राइट साइड में कैल्सिफिकेशन हो जाए तो पेशेंट को हेपाटोमेगैली भी होगी, एसाइटिस भी होगी और पीडल एडिमा आना शुरू हो जाएगा। यही कंप्लायंस अगर लेफ्ट साइड पे कम हो जाएगी तो फिर पूलिंग ऑफ ब्लड इन लंग्स हो जाएगा, पल्मरी एडीमा। भाई राइट साइड काम नहीं कर रहा, पीडल एडीमा, लेफ्ट साइड ठीक से काम नहीं कर रहा तो पल्मरी एडीमा। तो इस क्वेश्चन में वो बताएगा कि टीबी की दवाई, वो कह रहा है सर एक भी दिन का मैंने छोड़ी नहीं थी दवाई, लेकिन फिर भी पाँव में सूजन आ रही है, फिर भी सांस लेने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन डेवलप हो गई है, जिसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। इन पेशेंट्स में इवन एक जेवीपी की फाइंडिंग मिलती है, कुछ स्मॉल साइन, जो आगे वाले जो भी हार्ट साउंड्स वाली वीडियोस में मैं जेवीपी में उसको कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपने जो मेन कंसेप्ट समझना है या याद करना है वो है ये ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग पेरिकार्डियल शटर, जो कि डायस्टोल में सुनाई देती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में सुनाई देती है। और अब हम समराइज कर लेते हैं सारी की सारी ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। देखिए मैंने S1, S2 और S1 तो आपको बताया ही था। उसके बाद मैंने बताया था कि इजेक्शन क्लिक आती है, लेकिन आप नोटिस करिएगा कि इजेक्शन क्लिक तो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व की ओपनिंग है। मैंने उसके बाद में 2 एरोज और लगाए हैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि एमसीक्यूज में बहुत बारी वो आपसे पूछ लेगा मिड सिस्टोलिक क्लिक। जैसे ही आप वर्ड पढ़ेंगे मिड सिस्टोलिक क्लिक या क्लिक्स, तो प्लीज इसको इजेक्शन क्लिक से मिक्सअप नहीं करिएगा, क्योंकि इजेक्शन क्लिक तो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व की नेचुरल ओपनिंग की साउंड है। लेकिन अभी मैंने बोला मिड सिस्टोलिक क्लिक, ये ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग होती है ऑफ अ कंडीशन जिसका नाम है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स पे अलग से एक वीडियो है ऑलमोस्ट पौने घंटे का, जो कि आगे सीरीज में आपको मिलेगा। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों होता है, तो इसको फ्लॉपी वाल्व सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें हार्ट के नीचे जो कॉर्डेट टेंडिनियस स्ट्रक्चर होते हैं वो लूज होते हैं, लैक्स होते हैं, और जब वो खींचते हैं तो उनमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड आती है जिसका नाम होता है मिड सिस्टोलिक क्लिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को ऐसे माइंड में ध्यान रखो, फ्लॉपी वाल्व, फ्लॉपी वाल्व, लूज वाल्व, लूज क्यों? क्योंकि नीचे जो स्ट्रक्चर वाल्व को क्लोज करने में मदद करते हैं वो लूज और फ्लैपी हैं, और जब वो खींचते हैं तो उनमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है उसकी वजह से जो आवाज आती है उसे मिड सिस्टोलिक क्लिक्स बोलते हैं, जो कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में मिलती है। तो एक पॉइंट मैंने ऐड किया ओवर एंड अबव जो मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद अब देखिए मैंने ओपनिंग स्नैप दिखाया ब्लू में, और ओपनिंग स्नैप जैसे ही हुआ, जैसे ही वाल्व खुलना शुरू हुआ, ऊपर से आकर ट्यूमर टकरा गया। मैंने बोला जैसे ही वाल्व खुलना शुरू हुआ ऊपर से आकर ट्यूमर टकरा गया, तो मैंने जो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग यहाँ वर्टिकल ब्लैक एरो में शुरू करी है, दिखाई है, उसका नाम है ट्यूमर प्लग साउंड। और ये कौन सी कंडीशन में मिलती है? तो ये मिलती है इन अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द हार्ट जिसका नाम होता है एट्रल मिक्सोमा। और उसके बाद में देखिए रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, लो पिच हार्ट साउंड है, थर्ड हार्ट साउंड, और उसके साथ मैंने वर्टिकल एरो से यहाँ पे एक ऑस्कल्टेटरी फंडिंग दिखाई है जिसका नाम है पेरिकार्डियल शडर। अभी मैंने ये रिमार्क भी किया था कि पेरिकार्डियल शडर कब मिलता है? जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल्स, तो ब्लड आके जो टकराया और बाउंस ऑफ किया उसकी वजह से ये जो साउंड क्रिएट हुई ये कोइंसाइड करती है थर्ड हार्ट साउंड के टाइम पे। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है बेल से, और पेरिकार्डियल शटर जो है वो सुनाई देता है डायफ्राम से। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज होने का रीजन ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक बारी खुद से बना लेते हैं, आपने मेंटली विजुअलाइज करना है राइट नाउ मेरे साथ में S1 इजेक्शन क्लिक, S2 ओपनिंग स्नैप, एक बार वो बन गया माइंड में इमेज, S1 इजेक्शन क्लिक, S2 ओपनिंग स्नैप, फिर S1, आपने बीच में एक लाइन डाल के लिख लेना मिड सिस्टोलिक क्लिक विच इज माइट्रल वेल परलैप्स। ओपनिंग स्नैप के जस्ट बाद में ट्यूमर क्लब साउंड, और S3 के ऊपर एक एरो बना के लिख लीजिएगा पेरिकार्डियल शटर विच इज एन ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। और एमसीक्यूज में पेरिकार्डियल शटर की जगह पे लिखा होता है लाउड डायस्टोलिक साउंड, जो बहुत बारी नीट पीजी में जैसे क्वेश्चन आया तो भी उसे लगा पेरिकार्डियल शटर बोलूंगा बता दोगे, तो लाउड डायस्टोलिक साउंड पूछे, लाउड डायस्टोलिक मरमर नहीं, मरमर होता तो भाई डायस्टोलिक मरमर में माइट्रोसिनोसिस सोचता। सो दिस इज लाइक अ समरी, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप एक बार हैंड ड्रॉ कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड नाउ विल डू अ कपल ऑफ एमसीक्यूज हियर ऑन दिस टॉपिक। कि पेशेंट आया मेरे पास में जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और एग्जामिनेशन में डिस्टेंडेड नेक वेन्स थे, तो मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है।
उसके बाद बोलता है लाउड डायस्टोलिक साउंड इज हर्ड विद राइज ऑफ जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन। अब ये जो राइज ऑफ जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन होता है, इसके बारे में मैंने आगे वाला जो इसका आगे वाला वीडियो उसमें जेवीपी में समझाया हुआ है इसको, कि नॉर्मली जो जेवीपी होता है वो फॉल करता है इंस्पिरेशन पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया अलग से को स्मॉल साइन, जो कि एक डायग्नोस्टिक फीचर है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस का। पर अगर अभी आपको ये को स्मॉल साइन नहीं भी मालूम है या इसकी डिटेल्स में हम आगे नहीं भी गए, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग जो मैंने बोली, लाउड डायस्टोलिक साउंड इज हर्ड इन दिस पेशेंट, जिसको हम पेरिकार्डियल शटर बोलते हैं, पेरिकार्डियल शॉक बोलते हैं या पेरिकार्डियल नॉक बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अयोटिक रीगर्जिटेशन इसका आंसर क्यों नहीं बनता या माइट्रल स्टेनोसिस क्यों नहीं बनता, उसको भी देख लेते हैं। तो अयोटिक रीगर्जिटेशन के एमसीक्यूज में तो उसको हमेशा कोलैप्सिंग पल्स या कॉरिगन्स पल्स की, वाटर हैमर पल्स की बात करनी चाहिए, जो कि नहीं दे रखी है। माइट्रल स्टेनोसिस के लिए तो वहाँ पे रोमैटिक फीवर की पहले हिस्ट्री होनी चाहिए, रिकरेंट सोर थ्रोट्स होना चाहिए, वो नहीं बोला। मिड डायस्टोलिक मर्मर यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है। सो बिना सोर थ्रोट्स की हिस्ट्री, रोमैटिक फीवर के बिना, डायस्टोलिक मर्मर ना होते हुए, तो मैं आई कैन नॉट आंसर एज माइट्रल स्टेनोसिस। और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए तो हमेशा लाउड P2 होता है, क्योंकि हायर प्रेशर की वजह से वाल्व तेजी से बंद होता है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो बाकी ऑप्शंस को रूल आउट भी किया जा सकता है और एक्सक्लूजन से भी हम क्वेश्चन में सेम आंसर पे अराइव करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। फिर वो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, तो आपका आंसर होगा फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। देखिए लाउड S1 टैकीकार्डिया में मिल सकती है, माइट्रल स्टेनोसिस में मिलती है, वो तो ठीक है। टैकीकार्डिया तो देखो आपके मेरे एग्जाम में 5 क्वेश्चन लाइन से गलत हो गया, आदमी को नर्वसनेस होती है, टैकीकार्डिया हो गया, तब भी लाउड S1 हो जाएगा। वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड या वेरिएबल स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड, ये जो वेरिएबल स्प्लिट है, मैंने वाइड वर्ड बोला है ना, तो वाइड तो एबनॉर्मल आ जाता है, लेकिन वेरिएबल स्प्लिट तो यार ये तो नॉर्मल वेरिएशन है ना भाई। जो वेरिएबल स्प्लिट है वो तो वेरिएशन विद रेस्पिरेशन है। अगर मैं बोलता कि वाइड स्प्लिट है, नैरो स्प्लिट है, तो मैं बोलता भाई एबनॉर्मल है, लेकिन वेरिएशन विद रेस्पिरेशन तो नॉर्मल है कि A2 और P2 के बीच में 30 मिलीसेकंड का टाइम लैग होता है। पहले एओर्टिक वाल्व बंद होता है, फिर पल्मोनिक वाल्व, तो वेरिएशन विद रेस्पिरेशन नॉर्मल फेनोमेनन है। टैकीकार्डिया सर आप में मुझ में एंग्जाइटी से हो सकता है, वेरिएबल स्प्लिट है, वेरिएशन विद रेस्पिरेशन, जिसके लिए हम एयर पॉइंट पर स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, तो वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कि अगर वाइड लिखा होता है या नैरो लिखा होता फिर मैं उसको बोलता भी पैथोलॉजिकल, लेकिन अभी तो पैथोलॉजिकल नहीं है क्योंकि नॉर्मल वेरिएशन भी आपको मिलती है। थर्ड हार्ट साउंड कैन बी नॉर्मली हर्ड अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड हार्ट साउंड जो है कैन बी हर्ड इन पीपल अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर्स के बाद में वी कैन से कि ये पैथोलॉजिकल है, लेकिन 35 ईयर्स तक तो इसको भी फिजियोलॉजिकल माना जा सकता है। लेकिन फोर्थ हार्ट साउंड इज पैथोलॉजिकल इन ऑल एज ग्रुप्स। कमिंग टू द लास्ट वन, इसे 65-year-old वुमन कम्स टू द ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड फटीग, और उसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट मिला हुआ है इंक्लूडिंग कीमो रेडिएशन। तो पहले तो मुझे लगा सर्जरी बेस्ड क्वेश्चन है, और क्योंकि उसने बोला एंगॉस्ट नेक वेन्स हैं तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट तो हो रही होगी। फिर बोला रैपिड एक्स और रैपिड वाई है। अब जेवीपी तो हमने आगे वाले वीडियोस में कवर करना है, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बिना जेवीपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे मदद के लिए इवन एक्सरे का क्लू दे रखा है। और जब मैं एक्सरे पे आप कितना भी कैजुअली देखें ना, अगर आप राइट हार्ट बॉर्डर को देखेंगे और बेस को देखेंगे तो वहां पे आपको वाइट एक कैल्सिफिकेशन की लाइन दिखाई दे रही है। तो नॉर्मली तो हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन होती नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इवन विदाउट गोइंग इनटू जेवीपी सॉल्व कर सकते हैं कि रेडिएशन की वजह से हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन होगी। तो आज आपको मैंने 2 कॉज बताए क्यों हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस की कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटेड ट्यूबरकुलर पेरिकार्डिटिस की, एंड देन इज रेडिएशन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। और बी इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कार्डियक टेम्पोरल होता तो फिर कार्डियक टेम्पोरल में तो हार्ट के आसपास पानी होता है ना, तो कार्डियोथोरेसिक रेशो इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट डायलेटेड हो जाता है। तो बी और सी तो इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कार्डियोमेगैली नहीं दिख रही, हार्ट का जो साइज है वो डिसेंट दिखाई दे रहा है। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के मसल में फाइब्रोसिस होता है, लेकिन कैल्सिफिकेशन तो नहीं होती है ना। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन देने से कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस भी हो सकता है और पर्सन को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, और यहाँ पे एक्सरे में कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर ए। सो ये डिटेल्स हैं गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कीप द प्रेशर ऑन, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। यू डन द
द राइट थिंग बाय सिलेक्टिंग कार्डियोलॉजी। लोग इससे भागते हैं, लोग आसान-आसान टॉपिक जीआई उठाते हैं, हेमेट उठाते हैं, यार वो तो पढ़ लिया ना, पैथो में भी पढ़ा हुआ है। बट यू आर डूइंग द राइट थिंग कि अपग्रेडिंग योर नॉलेज बाय टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। तो आप जैसे-जैसे ये 1-2 करके वीडियोज़ निपटाने शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी नॉलेज का जो बेस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। और इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते रहोगे, कीप हैमरिंग करते रहोगे, जो कि मैं हमेशा स्लोगन देता हूँ कि इफ यू देखो, ये जो एफर्ट है ना, मेडिकल साइंस इज़ नॉट अबाउट ओनली आईक्यू, इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क आल्सो। तो आप जितना कीप हैमरिंग करोगे, जितना आप एफर्ट डेली डालते रहोगे, उतना वाइज़र आप बनोगे। जितना नॉलेज बेस बढ़ता है, फिर आदमी कहता है नहीं यार, और सीखना है और सीखना है, बिकॉज़ ये आई सी व्हाट योर माइंड नोज़। तो आपने ये नॉलेज बेस को डेवलप करेंगे, तो फिर ऑस्कल्टेशन भी रादर इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आप इन सारी फाइंडिंग्स को सीखने के बाद जब आप पेशेंट को सुनने की कोशिश करोगे, तो यू विल ट्राई टू एटलीस्ट हियर दो साउंड्स ना, जो कि मैंने यहाँ थ्योरी में डिस्क्राइब करी है। जब ऑस्कल्टेट करोगे, तो फिर आपका माइंड क्लिक करेगा, यार सिस्टोल में हो रहा है, डायस्टोल में हो रहा है। सो इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, बट आई एश्योर यू गाइस that you're doing the right thing by focusing on cardiovascular system, and this will pay you in the long run. Thank you.